हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि इस अनलॉक पीरियड में अब आप लोगों की पढ़ाई जो है पहले से बेहतर हुई होगी। निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई और बेहतर हो, इसलिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और आप लोगों की और अच्छी समझ में आए, कोई कमी न रह जाए, क्योंकि इस बार बोर्ड की क्लास है आप लोगों की। तो इस दृष्टि से आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं संघवाद। संघवाद, अगर इसको हम लोग इसके दो पार्ट करें, ठीक है ना, तो पहला पार्ट है, आप देख रहे हैं, संघ। दूसरा है वाद। संघ का मतलब एक 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 से अधिक चीज़ को मिलाना उसको, तब वो संघ होता है, साथ में लाना। तो और वाद का अर्थ होता है विचार। तो इस दृष्टि से जब हम आगे पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि कुछ चीज़ों को साथ में लेना। यहाँ पर चीज़ों के स्थान पे अगर हम राज्यों को लाएंगे, राष्ट्रों को लाएंगे, तो फिर वो संघवाद का विचार, संघवाद का टॉपिक हमारा क्लियर होता है। तो ये हो गया हमारा संघवाद क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में पढ़ा, वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। बेल्जियम में ध्यान में आता है कि वहाँ पर जो है केंद्र सरकार के साथ साथ प्रांतीय सरकारें भी थी, उसको भी अधिकार दिए गए थे। लेकिन श्रीलंका में जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वहाँ पर प्रांतीय सरकारें नहीं थी और केंद्रीय सरकार को ही सभी तरह के अधिकार थे, ठीक है ना। तो इस तरह से संघीय शासन होता क्या है, एक बार हमारे ध्यान में आना चाहिए। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। अर्थात संघीय सरकार में दो तरह की सरकार होती है, दो स्तर की सरकार होती है। एक को कहते हैं केंद्रीय सरकार, जिसका जो शासन क्षेत्र होता है पूरा राष्ट्र होता है, पूरा देश होता है, और राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा स्तर जो होता है प्रांत स्तर की सरकारें, राज्य की, अर्थात राज्य की सरकारें। तो जो प्रांत स्तर की सरकारें होती हैं वो राज्य के शासन का संचालन करती हैं। तो इस तरह से दो तरह की, जिस शासन व्यवस्था में दो तरह की, दो स्तर की सरकारें होती हैं, उसको हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक। इसमें अब इस संघीय सरकार का, अभी ये जो टॉपिक इसके बाद आपका दिया है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है ना, इसको हम बाद में लेंगे थोड़ा सा। अभी हम पहले ले रहे हैं संघीय सरकार का गठन कैसे होता है, ठीक। संघीय सरकार जो बनती है वो दो प्रकार से बनती है, उसका गठन दो तरह से होता है। पहला है, पहला जो स्वरूप है उसका वो है, पहले स्वरूप में आप देख रहे हैं इसमें कि ये हमने नंबर 1 में दो तरह का दिखाया है। इसमें एक होता है साथ आकर संघ बनाने का ढंग, ये है साथ आकर संघ बनाने का ढंग।
कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस व्यवस्था के अंतर्गत दो या अधिक, ठीक है ना, समझ रहे हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों को साथ मिलाकर एक बड़े देश का, बड़े राष्ट्र का, बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। मिलाकर तो किया जाता है, लेकिन दोनों की संप्रभुता बनी रहती है, दोनों की पहचान अपनी बनी रहती है। वो मिलते किस लिए हैं? केवल अपनी सुरक्षा और अपनी खुशहाली, अपने विकास के मुद्दे पर वो मिलते हैं कि हम लोग साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सारा काम होगा, लेकिन हमारी पहचान अलग रहेगी, हमारी संप्रभुता अलग रहेगी। तो इस तरह के संघ के उदाहरण में आप देखते हैं यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें केंद्र की अपेक्षा प्रांत शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। जो दूसरा प्रकार है वो है ये सबको साथ लेकर चलने की संघीय व्यवस्था, अर्थात दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर बड़ी इकाई गठित करना, इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके अंतर्गत जब एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखता है तो संघीय व्यवस्था का गठन करता है, और उसमें जो है, जो इकाइयाँ होती हैं उसमें सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम। भारत में भी हम देखते हैं कि तीन तरह की सरकारी, जो सरकार का है वो स्तर होता है, त्रिस्तरीय सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इस तरह से दूसरी जो एक टाइप है बता दिया, तो ये इस तरह से संघीय सरकार का गठन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो केंद्रीय सरकार है, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती है। वो अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे अधिकार रखती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्ति होती है और इसके लिए वो केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर जवाबदेह होती हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर और राज्य सरकार अपने स्तर पर। अब आइए देखते हैं हम लोग कि ये जो संघीय व्यवस्था है, आखिर जिसका इतना अधिक देशों में विस्तार है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, आखिर क्यों उसको इतना अधिक देश प्रेफर करते हैं। तो उसकी पहली जो विशेषता है वो है इसमें सरकार जो होती है वो दो स्तर वाली होती है मुख्यतः, जिसमें एक होती है केंद्र सरकार और दूसरी होती है राज्य सरकार। ये हो गया, ये क्लियर हो गया कि इसमें दो स्तर की सरकारें। दूसरा है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे आप हैं, आप केंद्र सरकार के अधीन भी आते हैं, आप राज्य सरकार के भी अधीन आते हैं, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो ग्राम पंचायत के अधीन भी आ रहे हैं, और यदि शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं तो नगर पालिका या नगर निगम या महानगर पालिका, जैसा शहर है उसके अनुसार उसके अंतर्गत भी आ रहे हैं। अर्थात एक ही व्यक्ति पर, एक ही नागरिक पर
तीनों सरकार का त्रिस्तरीय सरकार का कानून लागू होता है। तीसरा है विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। ठीक है ना। हमारा जो संविधान बना है उस संविधान में तीनों के अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। जितने स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अलग अधिकार क्षेत्र है, उसकी जो विषय सूची है वो अलग है, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे हम लोग। और जो राज्य सरकार है उसकी विषय सूची अलग दी हुई है। तो दोनों का बटा हुआ है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में रहकर, अपने अपने सीमा में रहकर कानून का निर्माण करती हैं, शासन का संचालन करती हैं। अगला है हमारा संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। अर्थात जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, बेसिक हैं, आधारभूत हैं, मौलिक हैं, उनको न तो केवल केंद्र सरकार अकेले बदल सकती है, न ही राज्य स्तर की सरकारें। इसके बदलाव के लिए दोनों स्तर की सरकारों की आपसी सहमति आवश्यक है। तीसरा है हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है और राज्यों के बीच कोई विवाद है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद है, तो उस विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हैं। संविधान ने दोनों स्तर की सरकारों को राजस्व कहाँ कहाँ से आएगा, कर उन्हें कहाँ कहाँ से मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में वो अपना कर निर्धारण कर सकती हैं, ये सारा कुछ लिखित है, वर्णित है, उसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। किस कर को केंद्र सरकार इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी और उसका बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत होगा, किस कर को राज्य सरकार इकट्ठा करेगी और वो दोनों के बीच बटेगा, कौन सा कर ऐसा है जो केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी वो उसका पार्ट है, कौन सा कर ऐसा है जो राज्य सरकार कलेक्ट करेगी उसका पार्ट है। ये सारा कुछ लिखित में वर्णित है, इसमें कहीं भी कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दोहरा उद्देश्य होता है। पहला है देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना और उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय विविधता है उसका सम्मान करना। क्योंकि भारत जो है, जैसे भारत का ही उदाहरण लें तो भारत एक विविधताओं का देश है। ठीक है ना। ये कहा भी जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है, कितने मील पर पानी बदलता है, कितने मील पर वाणी, और बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे हर चीज़ें बदलती रहती, संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, जीवन पद्धति, भोजन पद्धति, हमारे कपड़े पहनने की जो है शैली, हर चीज़ बदलती है। तो इन सब का सम्मान करना भी, इन विविधताओं का सम्मान करना भी केंद्र सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरह से जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं उनके बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति है और जो दोनों सरकारें हैं उनका एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए, तभी वो आपस में मिलकर अपने राज्य का विकास कर सकती हैं और देश का विकास संभव हो सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था तो हमारे यहाँ ही है और उसके अंतर्गत जो दो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, मुख्यतः दो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है ना। और तीसरा है हमारे यहाँ स्थानीय सरकार, और उस स्थानीय सरकार को भी राज्य के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, वो अपने क्षेत्र में कार्य करती है। उसको हम आगे पढ़ेंगे।
अभी इस केंद्र राज्य के अधिकारियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है उसको हम पहले पढ़ लें, फिर उसके बारे में ध्यान में आएगा हमारे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो अधिकार हैं उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, आइए देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों का बंटवारा। नंबर 1, केंद्र सूची। ये जो अधिकारों का बंटवारा किया गया है वो 7वीं अनुसूची में है। अगर हम देखना चाहें तो संविधान की जब 7वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें ये 4 प्रकार से बंटवारा किया गया है, जिसमें पहला है केंद्र सूची। अब पहला है केंद्र सूची, इसमें ये संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के पश्चात हम लोग आते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन बाद में इसमें एक तीसरे स्तर को भी जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। इसके अंतर्गत पंचायत और नगर पालिकाओं का स्तर आता है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका के रूप में। तो इस तरह से त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हमारे देश में है। अब इसमें यह आता है कि केंद्र राज्य के अधिकारों का बंटवारा किस तरह से हो कि जिससे कि उनके बीच में कभी विवाद की स्थिति पैदा ना हो, कि अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा या राइट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा दोनों के बीच में, तो कभी भी डिस्प्यूट हो सकता है, कभी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए संविधान में इसको 4 भागों में बांटा गया है और उसमें पहला है केंद्र सूची। ये जो भी सूची देख रहे हैं हम, ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। केंद्र सूची के अंतर्गत विभिन्न विषय आते हैं जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार, बैंकिंग, रेल, नागरिकता, ये सारे विषय हैं। पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे, विषय थे, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके इसकी संख्या 100 कर दी गई। दूसरा आता है हमारा राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत 59 विषय हैं, 59 विषय हैं। इसके अंतर्गत पुलिस है, व्यापार है, कृषि है, वाणिज्य, सिंचाई, वाट एवं माप आदि। इन सारे विषयों पर केवल प्रांत सरकार ही कानून का निर्माण करेगी। ठीक। इसके बाद जो तीसरी सूची है उसको हम कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है ना, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची इसलिए बनाई गई, इसमें केंद्र और राज्य, ठीक है ना, दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक ही विषय पर दोनों ने कानून का निर्माण कर लिया, तो उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। ये समवर्ती सूची में व्यवस्था की गई है और इसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। तो ये हमारा तीसरी तरह का हो गया समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद लेने का अधिकार आदि सारे विषय आते हैं। चौथा जो है हमारा, वो है हमारा अवशिष्ट शक्तियाँ। इसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ,
अनुच्छेद 248 के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। इसके अंतर्गत वो विषय हैं जो जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय ये सारे विषय नहीं थे। तो उसमें जो हमारे नेता लोग थे उनके ध्यान में था कि भविष्य में बहुत सारे ऐसे विषय आएंगे जो इस समय नहीं हैं, तो उस समय उसका कानून का निर्माण होगा। तो ऐसे सारे विषयों पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार को है। जैसे साइबर क्राइम वगैरह है, कंप्यूटर इंटरनेट का उस समय समय नहीं था, इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, इतना कंप्यूटर हैंग नहीं किया जाता था। तो इस तरह के और भी बहुत सारे विषय हैं, वो सारे हमारे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सूची के माध्यम से, 3 सूचियों के माध्यम से कानून बनाने के अधिकार का बंटवारा किया गया। इसमें बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो कि अब नहीं हैं। जैसे कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, राज्य का दर्जा प्राप्त था। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर, इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था धारा 370 के अंतर्गत, जिसका अपना संविधान था, है नहीं था, ये पुरानी बात है, पुरानी बात हो चुकी है। और इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू ही नहीं हो सकते थे। इस राज्य के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक वहाँ जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। ठीक है। लेकिन अब इस केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370, कौन सी धारा? धारा 370, इसको समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण से जो जम्मू कश्मीर प्रांत था वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है और वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो अब ये जो वहाँ पर अधिकार नहीं थे, अब वो सारे अधिकार वहाँ के लोगों को प्राप्त हो गए हैं। कुछ राज्य ऐसे होते हैं, ऐसे छोटे राज्य जिनकी एक अपनी विशेष संस्कृति होती है, लेकिन उनके छोटे आकार के कारण उनको स्वतंत्र प्रांत नहीं बनाया जा सकता और न ही किसी प्रांत में उनको मिलाया ही जा सकता है, ऐसा संभव नहीं। जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है ना, दादर नगर हवेली और भी बहुत सारे हैं। तो वो सारे क्षेत्र, उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा गया और ऐसे क्षेत्रों के शासन के संचालन का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा ये पूर्ण होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति पैदा न हो, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है वो न्यायपालिका निभाती है। जब इनके बीच में कोई विवाद की स्थिति होती है तो उसका निर्णय करने का काम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और जो उसके द्वारा निर्णय किया जाता है वो दोनों प्रकार की सरकारों को मान्य होता है। तो इस तरह से हमारा भारत में संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था चलती कैसे है? 1991 के दौरान जब रूस अन्य देशों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा राष्ट्र था जिसको यूएसएसआर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यूएसएसआर, यूएसएसआर। इसकी फुल फॉर्म थी
यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, और इसके राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव। जब यूएसएसआर का टूट रहा था, वो टूटन की प्रक्रिया चल रही थी, जो उसके साथ अलग अलग देश से थे वो स्वतंत्र होना चाहते थे, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने उस समय की समकालीन अपने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जो मार्गरेट थैचर, उनसे पूछा कि भाई इतने बड़े देश को कैसे संभाला जा सकता है। कुछ बातचीत हुई होगी, वो उस समय आया था, पेपर में भी, मैगजीन में भी आया था। तो उन्होंने, उनका देखिए कितना स्पष्ट उत्तर था। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बात का उत्तर चाहते हैं तो भारत की सरकार से बात करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, और विशाल देश साथ साथ विविधताओं वाला देश है, और इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी भारत एक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात आई। 1947 के बाद उस समय जो प्रांत थे वो आज नहीं है, और जो आज हैं वो उस समय नहीं थे, क्योंकि बहुत सारा सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। और इस तरह से 1950 के दशक के बाद भारत के राज्यों की सीमाएं बदल गईं, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं, उनमें किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, और भाषा के साथ साथ संस्कृति के आधार पर, उसकी राज्य की भौगोलिक स्थिति के आधार पर और जातीयता के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। इसके अंतर्गत नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उस समय के नेताओं को डर था कि ऐसा होने से हमारे देश की एकता समाप्त हो जाएगी, अखंड नहीं रह पाएगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं आई। अगला टॉपिक है हमारा भाषा नीति। देश जब स्वतंत्र हुआ तो भाषा की भी समस्या थी, क्योंकि दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। भाषाओं के आधार पर सबसे पहला जो गठन किया गया था राज्य का, वो आंध्र प्रदेश था। और सबसे बड़ी बात थी कि हिंदी का भले ही 40% था, और इस आधार पर हिंदी को राजभाषा माना गया था। हमारे सामने एक स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए कि हिंदी ही मातृभाषा नहीं है। हमारे देश में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी मातृभाषाएं हैं, उन सब पर हिंदी को थोपा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के उपाय भी किए गए, और इस उपाय के अंतर्गत ही संविधान में एक 8वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, और उसके अंतर्गत हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, और उन 22 भाषाओं को अनुसूची का दर्जा दिया गया। उन 22 भाषाओं में, जैसा कि यहाँ लिखा है, कि केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार उनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उस विकल्प को चुने, उसको विकल्प के रूप में चुने। राज्य की जो अपनी भाषाएं थीं वो राजभाषाएं बनी रहीं, उन पर हिंदी को भाषा के रूप में थोपा नहीं गया। जबकि आप देखते हैं कि ध्यान में आता है कि जो श्रीलंका था, वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति का एक कारण था कि सिंहली भाषा को तमिल लोगों पर थोप दिया गया था। वैसे तो 1965 के बाद सरकारी जो कामकाज होता था अंग्रेजी भाषा में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे, मुख्य रूप से दक्षिण भारत के, उनकी मांग पर अंग्रेजी के प्रयोग को भी जारी रखा गया और लगातार चलती रही। एक भाषा का एक आंदोलन ही चला था, हिंदी विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में। तो इस तरह से राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आज भी भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास किया जाता है,
लेकिन हिंदी को किसी पर थोपा नहीं गया। इस तरह से ये दूसरी परीक्षा थी भारतीय सरकार की, तत्कालीन सरकार की, उसको भी उसने पास कर लिया। अगला आता है केंद्र राज्य संबंध। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद काफ़ी समय तक केंद्र में भी और राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसके कारण से जो कांग्रेस सरकार चाहती थी वो सभी राज्यों में होता था। उनमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं थी, वो सभी बिल्कुल आज्ञाकारी राज्य थे। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अन्य प्रांतों में अन्य दलों की सरकारें बनने शुरू हो गई। कुछ जो क्षेत्रीय दल थे उनका भी उदय हुआ। तो इसके कारण से कोई ज़रूरी नहीं कि केंद्र सरकार अपनी बात को राज्य सरकार पर थोप दे। और जब क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और कांग्रेस का कुछ जो प्रतिशत था वो कम हुआ, उसके कारण से गठबंधन सरकार का श्री गणेश हुआ। गठबंधन सरकार होती क्या है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। एक से अधिक राजनीतिक दल द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। साधारणतः गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक कॉमन प्रोग्राम, जिसको साझा कार्यक्रम कहते हैं, उस पर सरकार को चलाते हैं। तो इस तरह से गठबंधन सरकार का उदय हुआ। तो लेकिन बाद के समय में देखने में आता है कि केंद्र सरकार ने अपनी बातों को थोपने के लिए जो है प्रांत सरकार को भंग कर दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के द्वारा इस प्रकार की संस्कृति को समाप्त किया गया और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता को सम्मान देने की एक संस्कृति का उदय होता है और इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों का निर्धारण किया जाता है। अगला है हमारा, देख रहे हैं ये जरा कार्टून भी देखिए। राज्य कुछ और शक्तियाँ मांग रहे हैं। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी, और राज्यों में सभी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो उसके जो नेता हैं सभी एक कटोरा लेके खड़े हैं कि हमें और अधिक शक्तियाँ दी जाए, लेकिन संभव ही नहीं था। अगर और अधिक शक्तियाँ उस समय इंदिरा गांधी देती तो वो अपने को कमज़ोर मान रही थी कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये कार्टून बता रहा है। गठबंधन सरकार का एक ये चित्र दिया गया है। देखिए गठबंधन सरकार कितनी आग है इसमें। आग इसलिए दिखाया गया है, उसमें प्रधानमंत्री अटल जी को दिखाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और हर जगह नए नए नेताओं को दिखाया गया है जो कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार की टांग खींचने का काम कर रहे थे। हमारा थोड़ा सा एक अलग से, भारत की भाषाई विविधता। भारत एक विविधताओं का देश है और इसमें भाषाओं में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। जो उस समय का जो जनगणना का आंकड़ा है, इस पुस्तक के अनुसार 1991 के अनुसार लोगों ने 1500 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था और उस समय की जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई थी। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। ये ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन आता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। इनको अनुसूचित भाषाएं क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त जो बाकी बची वो गैर अनुसूचित। तो इस तरह से ये एक डाटा आपके सामने है। अगला हमारा आता है विकेंद्रीकरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आखिर ये विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये पहले समझना चाहिए हम लोगों को। आप लोग साइंस भी पढ़ते हैं, तो साइंस में भी आता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। कई बार मैं इसकी चर्चा भी करता हूँ। जैसे ये लेंस है, इसमें रेज़ें निकल रही हैं।
ये एरो फिर से देखें, ये लेंस है हमारा, ये एक ही पॉइंट से ये अलग अलग रेज जाती हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इस एक ही पॉइंट से जा रही हैं, तो ये क्या हो रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विकेंद्रित हो रही हैं। और अगर इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, तो ये क्या है, इस स्थान पर ये क्या हो रही हैं, ये केंद्रित हो रही हैं। तो किसी एक के हाथ में शक्ति केंद्रित होती है तो उसको केंद्रीकरण बोलते हैं। और जब वो शक्ति एक केंद्र में न रहकर अलग अलग व्यक्तियों में बांटी जाती है ना, या अलग अलग संस्थाओं में बांटी जाती है, तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इस तरह से भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया। शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है देश की, उसके लिए देश को विभिन्न संस्थाओं में बांटा गया है। जैसे देश के बाद पहला है देश, दूसरा है राज्य, यानी देश को कई राज्यों में बांटा गया, ठीक है ना। और इन राज्यों को अलग अलग जिलों में बांटा गया जिससे प्रशासन और अच्छी तरह से हो सके। इन जिलों को अलग अलग तहसीलों में बांटा गया, ठीक। इसके बाद तहसीलों को ब्लॉक में बांटा गया, और ब्लॉक को हम पंचायत समिति भी कहते हैं, और ब्लॉक को फिर अलग अलग ग्राम पंचायत में बांटा गया, गांव में बांटा गया, ठीक है ना। और जो गांव होते हैं हमारे, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते हैं। और ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था आज ही है। अगर हम लोग इतिहास उठाकर देखें तो चोल वंश में, है ना, या गुप्त वंश में, जो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध वंश रहे हैं जिनका शासन बहुत अधिक अच्छा रहा है, उस समय भी ग्राम जो था वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई रहा है। तो इस तरह से अब हमारे यहाँ संघीय शासन में दो स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, लेकिन हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। पहला देश केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा पंचायत स्तर, ठीक है ना। और पंचायत स्तर में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्य करती है, और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर निगम और महानगर पालिका। इस तरह से पंचायत का निर्माण किया गया। अब जो ग्राम पंचायत है, थोड़ा सा समझ लें, जो ग्राम पंचायत है उसका निर्वाचन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो ग्राम सभा होती है उसके जो मतदाता होते हैं, जिनकी एज 18 वर्ष या उससे अधिक होती है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो उनके द्वारा इस ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्माण किया जाता है। और उनका जो मुखिया होता है उसको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, ठीक है, या सरपंच कहते हैं, ठीक। इस ग्राम पंचायत के द्वारा, देखिए एरो मैंने एक ऊपर भी लगा रखा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ, ग्राम पंचायत मिलकर ब्लॉक यानी पंचायत समिति का निर्माण करती हैं, और ब्लॉक मिलकर, पंचायत समितियाँ मिलकर ये जिला परिषद का चुनाव करती हैं। तो जैसे सरकारी दृष्टि से देखा जाए तो जिला अधिकारी प्रमुख होता है, वो सरकारी अधिकारी होता है, वो
राज्य सरकार का केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, और जो जिला परिषद का प्रमुख होता है, जिला पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो निर्वाचित होता है। तो जिले में जिला पंचायत का अध्यक्ष और डीएम, ये दोनों मिलकर जिले के विकास का कार्य करते हैं। तो ये हमारा जो है प्रशासनिक बंटवारा। आगे बढ़ते हैं। बाद में तीसरा स्तर जोड़ा गया ना। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है या स्थानीय सरकार बोला जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर इन स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अर्थात जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है तो वो विकेंद्रीकरण की स्थिति कहलाती है। इन स्थानीय सरकारों को अधिकार इसीलिए दिया गया कि हम जानते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो चुने हुए लोग होंगे वो स्थानीय समस्याओं को भली भांति जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे, और ये भी जानते होंगे कि इस स्थानीय समस्या का उपाय क्या है, निदान क्या है। इसकी उन्हें बेहतर समझ होती है और वो उसका बढ़िया तरह से, अच्छे प्रकार से, कुशलतापूर्वक उसका निर्णय कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय सरकारों को ये निर्णय करने का अधिकार दिया गया। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, और एक तरह से उनको ट्रेंड भी किया जाता है कि कैसे आप शासन का संचालन करेंगे। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है, और सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई इस पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत। और इन पंचायतों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्रों की हो, सीधे सीधे राज्य सरकारों के अधीन किया गया। राज्य सरकारें उस पर नियंत्रण करती हैं। ये हुआ 1992 से पहले भारत में ये जो पंचायत व्यवस्था थी वो नियमित नहीं थी, उसके लिए कोई नियम नहीं थे। लेकिन 1992 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और इन पंचायतों को अधिकार दिए गए और तीसरे स्तर की सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया। कुछ परिवर्तन किए गए। वो क्या परिवर्तन थे, देखते हैं। इन 1992 के परिवर्तन के पश्चात अब इन स्थानीय निकायों का प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया गया, यानी 5 अधिकतम इनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। दूसरा, इसमें पंचायत चुनाव में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। ऐसा न हो कि एक प्रभावशाली वर्ग का व्यक्ति ही अपना प्रधान या सरपंच बनता चला जाए, ऐसा पहले था। कम से कम 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत इन पंचायतों का चुनाव किया जाएगा। एक स्वतंत्र निकाय का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है, जिससे कि वो अपने कार्यों का निपटारा कर सकें और अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। हम लोग जैसे मैंने अभी चर्चा की, ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत होती है और उसके सदस्य होते हैं और उनका एक अध्यक्ष होता है, और ये जो सदस्य हैं वार्डों से चुने जाते हैं, ठीक है ना। और अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी लोग करते हैं। इस तरह से वार्ड मेंबर का चुनाव करते हैं ग्राम सभा के लोग, और अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। ये पूरे पंचायत पूरे क्षेत्र का फैसला लेने वाली संस्था है। इसको अधिकार हैं फैसला लेने के, अपने क्षेत्र का विकास करने के। ग्राम पंचायत अपना बजट पास करती है, अपने कामकाज की समीक्षा करती है, और साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करना अनिवार्य है। तो यानी ये सारी चीज़ें अनिवार्य कर दी गई। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। इसमें कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है।
जिसको ब्लॉक भी कहते हैं हम लोग, या मंडल या प्रखंड स्तरीय भी कहा जाता है, प्रखंड भी कहा जाता है, इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है, ठीक है ना। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के सांसद और विधायक भी सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, जिसे जिला अध्यक्ष बोला जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी स्थानीय निकाय काम करता है। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहर में नगर निगम होता है या महानगर पालिका होती है, वो उनका भी निर्वाचन होता है और उनको भी उसी तरह से अधिकार दिए गए हैं जैसे इन ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को या जिला परिषद को। इस तरह से स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। इतना बड़ा प्रयोग अन्य किसी देश में नहीं किया गया है और उसके पश्चात से लगातार इन स्थानीय सरकारों के अधिकारों में बढ़ोतरी की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इनको और अधिक स्वायत्तता दी जा रही है, जिससे कि ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें। ये हम लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हम लोग इसको देख सकते हैं अच्छे प्रकार से। और आज की युवा पीढ़ी में से बहुत सारे जो युवा हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़की, वो ग्राम प्रधान बन रहे हैं और वो अपने क्षेत्र का विकास आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इन स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के कारण उनका सम्मान भी बढ़ा है, उनका स्वाभिमान भी बढ़ा है और उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है और उन्होंने अपनी आवाज़ को मजबूत भी किया है। और महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके द्वारा वो कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी हो रहा है। इस तरह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को निपटाने का जो उपाय है, जो काम है, सशक्त तरीके से इन स्थानीय सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हमारा ये जो संघवाद का चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं, उसको आप लोग इसके जाकर लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक हमने मैप भी दिया है और उस मैप के द्वारा आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि संघात्मक व्यवस्था की दृष्टि से कुछ देशों का उदाहरण मैंने दिया है और एकात्मक शासन की दृष्टि से कौन कौन से देश हैं वो भी दिखाने की कोशिश की है। देखिए, संघीय शासन वाले जो देश हैं उस येलो कलर से दिखाया गया है और एकात्मक शासन वाले जो देश हैं इस ब्लैक कलर से। तो एकात्मक शासन, संघात्मक शासन वाले जो देश हैं, देखिए प्रमुख देश और भी हो सकते हैं इसके अलावा, अमेरिका है, स्पेन है, बेल्जियम है, स्विट्ज़रलैंड है, भारत है, ये सब संघात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं, देखिए यहाँ से चीन है, श्रीलंका है, जापान है, इटली है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो ये सारे जो देश हैं वो एकात्मक शासन वाले हैं। तो इस तरह से हमारे ध्यान में आता है, एक अंतर भी समझ में आता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक से अधिक स्तर वाली सरकार होती है, जबकि एकात्मक शासन वाले व्यवस्था में एक स्तर की केवल केंद्रीय ही सरकार होती है, उसमें प्रांत सरकारों को अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आगे जो है हम लोग इसके पश्चात
नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जल्दी ही आप लोगों के सामने वीडियो आएगी। बाकी जो है इसके इस चैप्टर के पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कुछ मेरे जो है हैंड रिटन नोट्स भी हैं, उसको आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए मैंने उसको आप लोगों को दिया है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। चलो भाई।